नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आज की इस बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ग्रामीण लोक कथा की गहराइयों में। ये एक ऐसी कहानी है जहां मॉनसून की बारिश में फंसा एक अकेला मुसाफिर बीते कल की भयानक गूंज में उलझकर रह जाता है। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी बात को समझने में मदद करेगा कि आखिर ये गांव देहात की कहानियां डर का इतना मजबूत ताना बाना बुनती कैसे हैं। इस कहानी के माहौल को समझने के लिए जरा एक मंजर की कल्पना कीजिए। हमारा मुख्य किरदार मोहन अपनी पुरानी साइकिल पर अकेला चंदनपुर गांव की तरफ बढ़ रहा है। अचानक आसमान बिल्कुल काला पड़ जाता है और धान के खेतों से किसी धुएं जैसी दम घोटने वाली सफेद धुंध उठने लगती है। ये अचानक बदलता मौसम और वो अकेलापन ही सबसे पहला इशारा है कि प्रकृति अब अपना सबसे डरावना रूप लेने वाली है। तो ये है हमारा पहला पड़ाव, एक तूफानी रात का जाल। असल में ग्रामीण डरावनी कहानियां हमेशा अचानक आए खराब मौसम का इस्तेमाल करती हैं ताकि मुख्य किरदार को बाकी सुरक्षित दुनिया से पूरी तरह काटा जा सके। तेज मूसलाधार बारिश मोहन को मजबूर कर देती है कि वो एक पुराने कुएं के पास बनी एक जर्जर टूटी हुई मढ़ैया में शरण ले। एक अकेला बरगद का पेड़, अचानक आई बारिश और वो टूटा हुआ आश्रय, ये अकेलापन ही वो दरवाजा है जहां से आगे की खौफनाक घटनाएं शुरू होती हैं। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, वो अजीब बूढ़ा आदमी। अंधेरे में जब किसी को लगे ना कि वो बिल्कुल अकेला है, तभी असली डर दस्तक देता है। जरा सोचिए, उस घुप अंधेरी मढ़ैया के एक कोने से अचानक एक खुरदुरी और थरथराती हुई आवाज आती है, लगता है रास्ता भटक गयो बाबू। ये अचानक आई आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती जरूर है, लेकिन किसी राहत की तरह नहीं, बल्कि एक अजीब सी हड्डियों को गला देने वाली बेचैनी के रूप में। इस कहानी की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसमें डर सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अस्वाभाविक अजीब सी चमक है और उसके कपड़ों से ना गीली मिट्टी और धुएं की एक बहुत ही अजीब सी गंध आ रही है। ये गंध और वो चमक मिलकर उस खौफनाक मड़ैया के अंदर होने का एहसास बिल्कुल जीवंत कर देते हैं। तीसरी कड़ी, हवा में तैरती बेटी। वो बूढ़ा आदमी मोहन को एक खंडहर जैसे घर में ले जाता है और यहाँ से डर पूरी तरह अलौकिक यानी सुपरनैचुरल हो जाता है। ऐसे ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो इंसान के दिमाग को सुन्न कर दें, जैसे बिना हवा के बिल्कुल स्थिर जलती हुई लालटेन, अचानक आने वाली सड़े हुए कच्चे खून की तेज बदबू, और फिर एंट्री होती है सावित्री की, एक ऐसी लड़की जिसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे हैं। जब मोहन घबराकर इन अजीबोगरीब चीजों के बारे में पूछता है तो वो बूढ़ा उसे एक खून जमा देने वाला जवाब देता है। कहता है, रात को ऐसे सवाल नहीं करते, गांव की रातें बहुत बात जानती हैं। बस एक ही लाइन में सारे सवाल खत्म और मोहन मजबूर हो जाता है उस डरावने दुस्वप्न जैसे घर में रात काटने के लिए। चौथा पड़ाव, प्रतिशोध यानी बदले की कहानी। यहाँ आकर खौफ अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर होता है। रोते हुए बच्चों की आवाज, पायल की तेज झंकार और नींद खुलते ही मोहन के ठीक सामने फंदे से लटकता हुआ एक शरीर। घबराकर मोहन बाहर भागता है तो देखता है कि वो बूढ़ा बड़े आराम से पत्तल काट रहा है और बिना किसी भाव के कहता है, यही जगह है जहां सबकी कहानी खत्म होती है। ये बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसके ठीक बाद खुलता है उस जगह का सबसे भयानक सच। अगर हम इस खौफनाक रात का पूरा घटनाक्रम समझें तो कहानी दशकों पीछे जाती है। एक लालची जमींदार के बेटे ने खूबसूरत सावित्री पर हमला किया। उसी काली रात बचने के लिए सावित्री ने पुराने कुएं में छलांग लगा दी। कुछ ही घंटों बाद एक दुखी और गुस्से में आए पिता ने जमींदार के बेटे को उसी नीम के पेड़ पर लटका दिया और फिर भोर होते ही पिता ने खुद को अंदर बंद करके पूरे घर को आग लगा ली। ये हमला आत्महत्या, हत्या और आग के बदले का एक ऐसा क्रूर चक्र था जिसने इस पूरी जमीन को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। और यहीं से जन्म लेता है वो श्राप, एक भयानक नियम कि जो कोई भी बारिश के मौसम में इस रास्ते से गुजरेगा वो सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि इस दुखद कहानी के उस अनंत चक्र का एक हिस्सा बन जाएगा। यही वो जाल है जिसमें मोहन फंस चुका था। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, गायब होता घर। जैसे ही सुबह होती है मोहन पागलों की तरह वहां से भागता है।
लेकिन कुछ दूर जाकर उसे ध्यान आता है कि पैसों से भरा उसका थैला तो वहीं छूट गया। मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ता है। और तब सामने आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रात में जो एक सुरक्षित घर होने का भ्रम था, दिन की रोशनी में वो एक बेहद डरावनी हकीकत में बदल चुका है। क्योंकि सुबह की सच्चाई ये थी कि वहां घर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। जमीन पर सिर्फ जली हुई राख, बिखरी हुई टूटी लकड़ियां और नीम के पेड़ से लटकती एक पुरानी गली हुई रस्सी। वो पूरा का पूरा घर जैसे हवा में गायब हो चुका था। ये आखिरी दृश्य उस मायावी और भूतिया जाल के खौफ को हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठा देता है। तो दोस्तों, आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में उस बरसाती रास्ते पर कोई भटकती आत्मा राहगीरों को अपना शिकार बनाती है, या फिर ये श्रापित गांव सिर्फ बीते हुए कल के पापों की एक चेतावनी मात्र है? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि गांव देहात की ये डरावनी कथाएं सिर्फ डर पैदा नहीं करतीं, बल्कि अपने अंदर इंसानी दुख और दर्द का एक बहुत ही स्याह इतिहास समेटे रखती हैं। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।